बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाफिज महमूद मोहिउद्दीन एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। आज की क्लास इंशाल्लाह आइल्स के उन बच्चों के लिए रहेगी जिन जिन बच्चों ने आज आइल्स शुरू करना है। हर बच्चे को तो इल्म होता है कि 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। उसके मार्किंग का भी पता होता है, 9 बैंड होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि क्लास का आगाज कैसे करते हैं? मेरे सामने मेरी एक स्टूडेंट बैठी है जिनका आज पहला दिन है कमोबेश। इनको आज की क्लास देंगे, ये भी क्लास लेंगी साथ, और इंशाल्लाह आप भी क्लास में साथ हमारे जुड़े रहेंगे। तो देखते हैं कि आइल्स की पहली क्लास मैं किस तरह डिलीवर करता हूँ। ये ना सिर्फ आइल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहेगी, बल्कि आपकी अंग्रेजी ज़ुबान के लिए और इंग्लिश लैंग्वेज को शुरू करने के लिए एक बेहतरीन नॉलेज इसमें शामिल होगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज होती क्या है। क्लियर? तो यहां पे मैं लिखता हूं इंग्लिश। देखें, इंग्लिश लैंग्वेज जो है कुछ जुबानों का मजमुआ है। कुछ जुबानों का मजमुआ है। जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में इल्म भी तो होना चाहिए ना। कितनी जुबानों का मजमुआ है? ये राउंड अबाउट आप कह सकते हैं कि सबसे पहले लैटिन यानी लतीनी और ग्रीक और इटालियन और रोमन, ये वो जुबानें हैं। लतीनी, यूनानी, इटालियन, इतालवी जिसे हम कहते हैं, और रोमन जुबानों को मिलाकर इंग्लिश जुबान बनी है। सबसे ज्यादा जो अल्फाज हैं 90% वो है लैटिन। 90% अल्फाज किसके हैं? लैटिन, लतीनी जुबान अभी भी बोली जाती है। यानी आप किसी भी लफ्ज को जब आगे जाके अंग्रेजी बिजी सीख लेंगे, उठाएंगे, तो उसका ओरिजिन जब देखेंगे तो वो लैटिन लैंग्वेज से होगा। ओरिजिन मतलब वो लफ्ज बना किससे होगा? लतीनी जुबान। ये आज का नॉलेज है कि इंग्लिश जुबान कुछ इन जुबानों से मिलकर बनी है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अंग्रेजी जुबान में हम अल्फाबेट्स को पढ़ते हैं। अल्फाबेट्स क्या होते हैं? बहुत ही सादा सा। देखें, अल्फाबेट्स अंग्रेजी जुबान में ABCD जैसे लेटर्स ABCD A से Z तक को कहते हैं। ये टोटल 26 होते हैं। टोटल 26 होते हैं A to Z। अच्छा, बाद बच्चे इसको Z प्रोनाउंस करते हैं। Z नहीं है, Z ये अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में है। हम ब्रिटिश यानी हम बर्तानिया की इंग्लिश पढ़ रहे हैं। हम कौन सी पढ़ रहे हैं? आइल्स वाले याद रखिएगा कि जब भी उनका एक्सेंट होगा या तो उनका ब्रिटिश होगा या ऑस्ट्रेलियन होगा। ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। यहाँ पे याद रखिए Z नहीं कहना, Z कहना है। A से Z कितने होते हैं अल्फाबेट्स? 26। ठीक है, मैंने ऊपर लिख भी दिया। अब आपको लग रहा होगा ये बेसिक्स हैं, आगे हम मजीद इसमें बढ़ेंगे और आपको बड़ा मजा आएगा। आप अपने रजिस्टर पे साथ साथ नोट करते जाइएगा। 26 अल्फाबेट्स होते हैं और 26 में से हमें पता है कि 5 वॉवल्स होते हैं। 5 वॉवल्स होते हैं और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। 21 क्या होते हैं? अच्छा, उस इसे कांस्टेंट कहते हैं। ये कॉन्स्टेंट्स नहीं है, ये है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। ये 21 हैं। वॉवल्स कौन से हैं? A, E, I, O, और सब इसको U पढ़ते हैं, है भी U। ABC में जब आप पढ़ेंगे तो U है, लेकिन ये वैसे इसका साउंड आह आता है। वॉवल्स में इसका साउंड क्या आता है? आह। तो 1 2 3 4 5 हमारे पास क्या है? वॉवल्स हैं। और 21 इनके अलावा जैसे B, C, D, F, G, H, L, M, E, D, C, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है। अब सवाल ये है, बचपन में आपको टीचर्स ने ये पढ़ाया कि वॉवल्स ये हैं और कॉन्सोनेंट्स ये हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि इनको सेपरेट क्यों किया गया। और ना ही आपने पूछा, जैसे मेरे पास सेम क्लास सेम बैच के 26 स्टूडेंट्स बैठे हों, उनमें से 5 को मैं सेपरेट कर दूं, 21 को मैं सेपरेट बिठाऊं, तो जारी बात है आप रीजन पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया। तो इसी तरह जब आपको किसी ने ये कहा कि एक ही इंग्लिश लैंग्वेज में से 5 लेटर्स को आपने सेपरेट कर देना है और 21 को सेपरेट कर देना है, तो अब मुझे बताएं कि वजह क्या है। इसकी बहुत सॉलिड वजह है। आइए उस वजह की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी।
तो इसकी बहुत काम आएगी आपके, ना सिर्फ आइल्स में बल्कि अंग्रेजी जुबान में। आगे आप लोगों ने इंग्लैंड जाना है, जहां भी जाना है, यूरोप में, या आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, तो आपको ये चीजें इंशाल्लाह काम आएंगी। आइल्स की पहली क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो अब ये इनको सेपरेट क्यों किया गया, वो इसलिए देखें, मैंने कहा ए ई आई ओ इसको यू नहीं पढ़ेंगे। वाउल्स में जब हम पढ़ेंगे तो ये आ है, वाउल्स में जब हम पढ़ेंगे तो आ है, वैसे ये यू है। वो क्यों है, वो बात की बात है। ए ई आई ओ को सेपरेट इसलिए किया गया क्योंकि ये इसमें एक चीज मुश्तरिक है, एक चीज सिमिलर है, और वो क्या है, अलिफ की आवाज। वो क्या है, अलिफ की आवाज। अलिफ की आवाज इसमें सिमिलर है। और आप याद रखें, जैसे ए अलिफ की आवाज, ई अलिफ के नीचे जेर, आय अलिफ के ऊपर पेश, ओ अलिफ के ऊपर भी पेश, आह अलिफ के ऊपर भी जबर कह सकते हैं। तो इसी तरह इन तमाम में एक आवाज मुश्तरिक है, अलिफ। और याद रखिए कि जो अलिफ साउंड है वो किसी भी जुबान की बेसिक और बहुत ही अहम आवाज हुआ करती है। उर्दू हो, इंग्लिश हो, अरेबिक हो, आप उसमें से अलिफ साउंड के एग्जाम्प्ट कर दें, सो बाकी कुछ नहीं बचता। सो दैट्स वाई ये जो साउंड्स हैं, ये जो वाउल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें आवाज अलिफ की आती है। इसी वजह से दूसरी रीजन ये है कि ये तकरीबन हर एक लफ्ज में पाए जाते हैं, हर लफ्ज में पाए जाते हैं, गौर कीजिएगा। और ये तकरीबन हर एक लफ्ज में भी पाए जाते हैं। आप मैंने बताया कि मेरा नाम है महमूद, MEE आ गया। आपका नाम जैनब है तो ZA आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़की इकरा है, सो इकरा में भी A आ गया। सो आप अपने इर्द गिर्द नजर घुमाएं, आपको जो भी लफ्ज नजर आएगा अंग्रेजी जुबान में, वो सारे के सारे अल्फाज हैं, उनमें इनमें से, इन पांचों में से कोई एक लेटर जरूर होगा। सो दैट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तकरीबन इसलिए लिखा है क्योंकि पूरी इंग्लिश में लाजमी नहीं है, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनमें ये नहीं भी होते, जैसे माए, ट्राई वगैरह। लेकिन इनमें अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर अल्फाज में आपको वाउल्स जरूर मिलेंगे। एक और इसकी रीजन ये है कि जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे होंठ नहीं मिलते। बोलिए, जब मैं फिर कह रहा हूं, जब हम इनको बोलते हैं तो होंठ नहीं मिलते। जैसे ए, ई, आई, ओ, आह, होंठ मिले नहीं मिले। तो ये वजूहात हैं जिनकी बिना पर इनको सेपरेट किया गया। एक बहुत ही अहम और बहुत ही खास वजह है जो कि मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। क्या वजह है कि वाउल्स को सेपरेट किया गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, एक लफ्ज मैं यहां पे लिखने वाला हूं, IPA। लफ्ज मैं लिखने वाला हूं IPA। आई से मुराद इंटरनेशनल, और P से मुराद फोनेटिक्स, और A से मुराद अल्फाबेट्स। ठीक है। अब इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट्स, इंटरनेशनल आपको पता है आलमी, बैनुल अक़वामी। फोनेटिक्स कहते हैं आवाज, फोनेटिक्स से कहते हैं आवाज का इल्म या आवाज। अल्फाबेट्स हमें कहते हैं हरूफे तहजी। अल्फाबेट्स यानी वो जो बेसिक साइन होते हैं किसी भी जुबान के। ये क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है IPA जो तयन करता है, आपको बताता है कि अंग्रेजी जुबान में टोटल कितने साउंड पाए जाते हैं। यानी अंग्रेजी में कहीं भी, कैसे भी, किसी भी रीजन में आपको कोई अगर एक आदमी अंग्रेजी जुबान बोलता हुआ नजर आएगा तो वो इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग ही बोलता होगा। यानी उसके मुताबिक, इंटरनेशनल IPA के मुताबिक टोटल 44 साउंड्स होते हैं पूरी अंग्रेजी जुबान में। कितने होते हैं टोटल, यहां पे लिखें, टोटल 44 आवाजें होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 44 साउंड्स आपको मिलेंगे। यानी इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट्स ये कहती है कि अंग्रेजी जुबान जब आप बोलते हैं, कोई भी बोलता है, तो उसमें जो आवाजें होती हैं वो कितनी होती हैं, 44, 44। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है। अब मैं इसको 44 साउंड्स को आपको इंशाल्लाह एक पूरे वीडियो लेक्चर में समझा दूंगा, आपको भी इंशाल्लाह आ जाएगा। लेकिन हम डिस्कस करते हैं 44 साउंड में से। आप यकीन करें कि 21 कॉन्सोनेंट्स मिलके
44 में से 24 साउंड देते हैं। कितने देते हैं? 24 साउंड्स। और अगर हम बात करें 20, तो ये 5 20 साउंड देते हैं। यानी वाउल्स कितने दे रहे हैं? 20 साउंड्स। वाउल्स टोटल कितने हैं? 5। यानी 5 मिलके 20 आवाजें क्रिएट करेंगे और 21 मिलके कितनी आवाजें क्रिएट करेंगे? 24। इससे हमें समझ आई कि ये 5 जो लेटर्स हमारे पास है जिनको हमने वाउल्स कहा, सेपरेट किया, इनकी कितनी ज्यादा डिमांड है, इनकी कितनी ज्यादा डिमांड है। सो आपको समझ आ गई होगी। मैं दोबारा एक दफा रिवाइज जल्दी जल्दी से करता हूं कि 21 लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, A to Z, 5 वावल्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स। वावल्स क्यों है? क्योंकि इनको इससे सेपरेट किया है क्योंकि अलिफ की आवाज आती है और अलिफ की आवाज तकरीबन हर एक लफ्ज में आती है। फिर अलिफ की आवाज है और तकरीबन हर लफ्ज में मौजूद होता है। फिर जब हम बोलते हैं तो होंठ नहीं मिलते। और फिर एक आपको पता है अंग्रेजी जुबान 44 साउंड्स पर मुश्तमिल होती है, उसे हम IPA इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट्स कहते हैं। वो 44 साउंड में से 24 साउंड जो है वो 21 यानी कॉन्सोनेंट्स देते हैं और 5 अकेले वावल्स जो हैं वो कितने देते हैं? 20 साउंड देते हैं। अब एक और बात, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आज की आइट्स की क्लास बड़ी मजे की रहेगी, एंड तक देखिएगा। यकीन जानिए आपको ऐसी बातें पता चलेंगी जो कि आपने कभी नहीं की होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, सो आइए एक और बात को पढ़ते हैं। देखें, मैं इसको रेज कर रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जैसे आपको मुनासिब लगे। देखिएगा, गौर कीजिएगा। अब आपने भी तवज्जो करनी है, किसी भी लेटर का, किसी भी हरूफे तहजी का कोई मतलब नहीं हुआ करता। मतलब हुआ करता है? नहीं हुआ करता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बी लिख दूं, बी का कोई मतलब होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ए लिख दूं, ए का कोई मतलब होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं टी लिख दूं, टी का कोई मतलब नहीं होगा। अनटिल अनलेस, जब तक के मैं इनको इकट्ठा करके BAT बैट ना बना दूं, BAT बैट ना बना दूं। जब आपके पास इन अल्फाज, इन लेटर्स का मजमुआ आपके पास मौजूद होगा और वो क्या बनते हैं? क्या बनते हैं बोले? वो वर्ड बनते हैं। 2 या 2 से ज्यादा लेटर क्या बनता है? वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल एक लेटर मिला आपके पास O और एक मिला X, ऑक्स बन गया। ऑक्स किसे कहते हैं? ठीक है, बैल या भैंसे को। क्लियर? ऑक्स। इसी तरह आप किसी भी एक लेटर का कोई भी मतलब नहीं निकाल सकते। अगर मैं बे लिख दूं उर्दू में, कोई उसका मतलब होगा? अगर मैं से लिख दूं का मतलब होगा? नहीं ना होगा। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, अंग्रेजी जुबान में 3 लेटर्स ऐसे हैं जिनका मतलब होता है। अंग्रेजी जुबान में 3 लेटर्स ऐसे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। 3 लेटर ऐसे हैं जिनका मतलब होता है। बताएं कौन कौन से हैं? तो जो कुछ तो चले मैं बताता हूं। सबसे पहले आई। आई का क्या मतलब होता है? मैं। आई का मतलब क्या होता है? मैं, है ना? फिर ए का क्या मतलब होता है? एक। गुड। फिर एक आखिर में बचता है ओ का मतलब होता है ए। ओ का क्या मतलब होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने वो कहना LOO, कुरान शरीफ की ट्रांसलेशन अक्सर आप पढ़ें और पढ़ा करें, कुरान पाक को लाजमी पढ़ा करें, ये फर्ज है हम सब पे। LOO लिखा होता है ओ पीपल, अहले मक्का, ओ पीपल ऑफ मक्का। ओ का मतलब होता है किसी को मुखातब करने के लिए, लेकिन चूंकि हम इसको ज्यादा यूज ही नहीं करते इसलिए हमें ज्यादा पता ही नहीं है। क्लियर? सो अगर हम नोट करें तो ये तीनों लेटर्स जिनका मतलब है ये भी वावल्स में से, ये किस में से है? वावल्स में से है। यानी ए, आई और ओ ये भी वावल्स में से हैं। मैं जब भी किसी बच्चे को पूछता हूं कि 3 लेटर्स ऐसे हैं इंग्लिश में जिनका मतलब है, वो कौन कौन से? वो कहते हैं जी सर। एक तो सर वो कहते हैं आई, उनको पता चल जाता है। फिर वो कहते हैं यू। भाई वो यू तो रोमन में आप अगले बंदे को यू लिखते हो मैसेज में, वैसे तो यू के स्पेलिंग है YOU। क्लियर? सो ऐसा नहीं है। ए, आई और ओ ऐसे लेटर्स हैं जिनका मतलब है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये क्लास चलती रहेगी और आपको बड़ा मजा देगी। आपको मजा आ रहा है कि नहीं? अब आपने लिखना है, अब आप देखिएगा। अब यहां पे हम मजीद इसके ऊपर फोकस करेंगे। देखिएगा, आज मैं आपको बताऊंगा वर्ड्स किसे कहते हैं, फ्रेजेस किसे कहते हैं, क्लॉजेस किसे कहते हैं, सेंटेंसेस किसे कहते हैं और स्पीच किसे कहते हैं। क्लियर? सो लेट्स जंप इनटू इट। सबसे पहले मेरे पास एक लफ्ज मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जब 2 या 2 से ज्यादा लेटर मिलते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लेटर मिलते हैं तो क्या बनता है? वर्ड बनता है। फॉर एग्जांपल वैसे ही जैसे एक हुआ बी मिलाया, ए मिलाया और टी मिलाया तो क्या बन गया?
बैट, बैट मीन बल्ला, बैट मीन बल्ला। क्लियर? अच्छा, इसी तरह OX इसी तरह BOO के बुक आप बहुत से अल्फाज देख सकते हैं, आपके सामने मौजूद हो जाएगा। इसी तरह I और S को मिला दें तो इज बनता है। ये भी एक आपके सामने अल्फाज लफ्ज है। और लफ्ज की डेफिनेशन कुछ इस तरह की होती है, आप ये कह लें कि लेटर्स का मजमुआ, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, हरूफ का, अल्फाज नहीं, दो या दो से ज्यादा हरूफ का मजमुआ जो कि आपको समझ दे, जो कि आपको समझ दे, कोई आइडिया दे, उसे हम क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। ठीक है जी। अगर मैं ये कहूं कि दो या दो से ज्यादा लेटर या दो से ज्यादा हरूफ मिलके एक लफ्ज बनाते हैं, तो दो या दो से ज्यादा अल्फाज मिलके क्या बनाते हैं? सवाल ये है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, ठीक है, विद माई बैट, विद माई बैट। अब देखें ये भी एक लफ्ज है, माई भी एक लफ्ज है और बैट भी एक लफ्ज है। अब इसको क्या कहेंगे? अब इसको क्या कहेंगे? ना जी, इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। जब दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ हमारे पास मौजूद हो, तो हम उसको कहते हैं फ्रेज। क्या कहते हैं? फ्रेज। मैं दोबारा कह रहा हूं, दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ हमारे पास मौजूद हो और आगे आदि समझ दे, और वो आदि समझ दे और उसमें सब्जेक्ट मौजूद ना हो, सब्जेक्ट मौजूद ना हो, यानी इसमें आप सब्जेक्ट है कहीं नहीं ना है, मतलब काम करने वाला मौजूद है नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको इसकी भी नहीं समझ आती तो इसको भी लीव करते हैं, बस इतना समझ लें, वो आधी समझ देता है, आप वो आधी समझ दे। फॉर एग्जाम्पल विद माई बैट, मेरे बल्ले के साथ। क्या मेरे बल्ले के साथ? इतना समझ आ रही है कि मेरे बल्ले के साथ, क्या मेरे बल्ले के साथ? हमें समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही, नहीं ना समझ आ रही। इसे हम कहते हैं फ्रेज, इसे हम कहते हैं, समझ आइए भाई, आयशा समझ आई बच्चे? ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज। फ्रेज से क्या मुराद होता है? दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ जो हमें आदि समझ दे और उसमें कोई काम करने वाला अली, अमजद, ही, शी, इट वगैरह मौजूद कतन तौर पे ना हो। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि मेरी पॉकेट में, आप कहेंगे सर क्या? ठीक है, समझ आ, क्या पॉकेट में? मैं कहूंगा कुर्सी के पीछे, टेबल पर। अब उसमें दो लफ्ज भी हो सकते हैं, दो अल्फाज भी मौजूद हो सकते हैं, या दो से ज्यादा अल्फाज भी मौजूद हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। क्लियर? समझ आ रही है? पक्की वाली। अच्छा, अब फ्रेज अल्फाज का, दो या दो से अल्फाज का मतलब जिससे आधी समझ आए, वो मैंने आपको इंशाल्लाह एग्जांपल यहाँ पे लिख भी दूंगा, आप समझ जाएंगे। अब ये ना सिर्फ फ्रेज होता है, क्या है? फ्रेज होता है सेंटेंस का एक पार्ट। फ्रेज क्या होता है? फिक्रे का एक हिस्सा होता है, फिक्रे का एक हिस्सा होता है। बाज़ औक़ात हम इससे पहले अगर सब्जेक्ट लगा दो तो एक पूरा सेंटेंस बन जाता है, पूरा सेंटेंस बन जाता है। जैसे ये फ्रेज है, ये एक फ्रेज है ना? फ्रेज की आधी समझ आ रही विद माय बैट, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके साथ सब्जेक्ट लगा दूं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट फाइल क्या होता है? कुछ सब्जेक्ट में होता है जो फिक्रे में मौजूद काम कर रहा हो या जिसके बारे में सारा फिक्रा बयान हो रहा हो, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूं मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूं परिंदे उड़ रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं कहूं सूरज धूप दे रहा है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सूरज है। इसी तरह ये सब्जेक्ट है। क्लियर? अब ये मैंने बात बोला कि फ्रेज अमूमन एक सेंटेंस का हिस्सा हुआ करता है। अब विद माय बैट मैंने लिखा, अब मैं इसमें लिखूं कि अली प्लेस विद माई बैट। क्या मतलब है? अली मेरे बल्ले के साथ खेलता है। किया कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने सब्जेक्ट ऐड किया और वर्ब ऐड किया, तो ये एक प्रॉपर क्या बन गया? सेंटेंस बन गया है। प्रॉपर क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। क्लियर? बहुत आसान सी बात है। ठीक है, अगर मैं इस सब्जेक्ट पे हाथ रख दूं तो ये क्या है? फ्रेज। ये क्या है? फ्रेज है। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज, ऑन द बुक, ये क्या है? ऑन द बुक फ्रेज है। फ्रेज की जो समझ आ रही है? आधी आ रही है। ऑन द बुक क्या? ऑन द बुक, ठीक है, मैं कहूं कि आई राइट, मैं लिखता हूं ऑन द बुक, किताब पर, सेंटेंस बन गया। क्या है जी? सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐड करना है, सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐड करेंगे, काम करने वाला ऐड करेंगे तो फ्रेज
पूरा सेंटेंस बन जाता है, पूरा सेंटेंस बन जाता है। अब यहाँ पे आपको समझ आ चुकी होगी, एक दफा दोबारा मैं इसलिए एम्फसाइज करता हूं कि समझ आए, हम भागते ना चले जाएं, आपको दिमाग में पड़ती जाए बात। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मेरी वीडियो के मेरे व्हाट्सएप नंबर ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही। सो नेक्स्ट बढ़े। देखिए जी, आपने सुन लिया कि दो या दो से ज्यादा हरूफ का मजमुआ लफ्ज कहलाता है, और दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ क्या है, जुमला कहलाता है, जिसे हम फ्रेज भी कहते हैं, जिसे हम फ्रेज भी कहते हैं। और फ्रेज ऐसा अल्फाज का मजमुआ होता है जिसकी हमें आधी समझ है, और ये अमूमन फिक्रे का हिस्सा होता है। फिक्रे यानी कि जुमले का, सेंटेंस का हिस्सा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, वर्ब मौजूद नहीं होती बाज़ औक़ात, लेकिन जिस वक्त हम सब्जेक्ट लगाते तो पूरा फिक्रा ही हमारे पास आ जाता है। अभी इसी सेंटेंस को ना हम बच्चे, इसी सेंटेंस को हम कहते हैं, इसी सेंटेंस को हम कहते हैं क्लॉज। क्या कहते हैं? क्लॉज। ठीक है, अब ये हमारे सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, हम इसे क्लॉज भी कहेंगे। ये आपने बहुत ही सुननी है, क्लॉज किसे कहते हैं? क्लॉज और सेंटेंस सेम हो सकते हैं, लेकिन सेंटेंस और क्लॉज सेम नहीं हो सकते। क्या मतलब है? क्लॉज और सेंटेंस सेम हो सकते हैं, लेकिन सेंटेंस और क्लॉज सेम नहीं भी हो सकते। वजह क्या है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स बात मैंने आपको कह दी है, आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, मैं आपको इसकी बात समझाता हूं। देखिएगा, इसको सेंटेंस भी कहा मैंने, और अब मैंने क्लॉज कह दिया। क्लॉज सुना है कभी इससे पहले? क्लॉज होता क्या है? क्लॉज एक सादा फिक्रे को कहते हैं जिसमें काम करने वाला एक हो और काम होने वाला भी एक हो। दोबारा सुनिएगा, काम करने वाला भी एक हो और काम होने वाला भी एक हो। फॉर एग्जाम्पल, ये काम कर रहा है, अली एक है, और प्लेस खेलता है, एक काम कर रहा है। ठीक है, एक काम करने वाला और एक काम हो रहा है, एक ही काम करने वाला है, तो हम उसको क्लॉज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्लॉज भी कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी एक सेंटेंस में आपको ज्यादा से काम मिल रहे हो और काम करने वाले भी ज्यादा हों, सो हम उसे क्लॉज नहीं कह सकते। बहुत ही सादा डेफिनेशन है कि मैं दोबारा आपको बयान कर देता हूं कि ये जैसे आई, इसमें मैं सिर्फ काम कर रहा हूं, और राइट सिर्फ एक काम लिख ही रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा। सो दैट्स वाई इसको हम क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लॉज सेंटेंस भी कह सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं आई की जगह ये कहूं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू राइट ऑन द रजिस्टर विद माई ब्रदर टू गेट समथिंग, कितना बड़ा सेंटेंस हो गया। दोबारा, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू राइट ऑन द रजिस्टर विद माई ब्रदर टू गेट समथिंग। अब इसमें वर्ब भी ज्यादा है, सब्जेक्ट भी ज्यादा है, तो फिर ये क्लॉज नहीं होगा। इन दिस वे क्लॉज नहीं होगा, ये क्या होगा बोलिए? सेंटेंस होगा। आगे हम आपको क्लॉजेस और सेंटेंसेस और फ्रेजेस को करवाते जाएंगे। इससे होगा क्या कि आपकी ग्रिप बनती जाएगी। क्या बनती जाएगी? ग्रिप बनती जाएगी, और आप आहिस्ता आहिस्ता से छोटी छोटी ब्रिक्स को मिला के एक बिल्डिंग बना लेंगे। क्या बना लेंगे? बिल्डिंग बना लेंगे। मैं आपको यहाँ पे बात बताता चला जाऊं, मैं हमेशा बच्चों को जब भी कोई मॉड्यूल करवाता हूं तो मैं स्पीकिंग करवाता हूं, उसके पीछे एक राज है। वो राज आपसे मैं शेयर करता हूं, बच्चे से भी शेयर करता हूं। वो राज ये है कि बच्चे को नहीं पता चलता कि वो स्पीकिंग के दौरान 3 चीजें कर चुका होता है। वो कौन कौन सी? जब वो स्पीकिंग कर रहा है तो साथ मैंने ग्रामर भी करवानी है, साथ मैंने ग्रामर भी करवानी है, और उस ग्रामर की वजह से उसने राइटिंग भी करनी है। ना सिर्फ वो इस एक टास्क से, ना सिर्फ वो स्पीकिंग कर लेता है, राइटिंग कर लेता है, और वो कैब भी अच्छी हो जाती है, और साथ साथ उसकी ग्रामर भी बेहतर हो जाती है। होता क्या है, अल्टीमेटली मैंने पहले 10 से 15 दिन बच्चे को, जिसे कहते हैं ना, टिका के मैंने स्पीकिंग करवानी, उससे होता ये है वो स्पीकिंग कर लेते हैं, उनकी ग्रामर बेहतर हो जाती है, एक कॉन्फिडेंस बन जाता है। फिर उनको जो बोलना होता है वो पहले लिखते हैं, जब वो लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी राइटिंग भी हो जाती है, और फिर जब वो बोलते हैं तो माशाल्लाह स्पीकिंग भी हो जाती है, ग्रामर में ऑलरेडी ग्रिप है, जिसकी वजह से बच्चा मेरा जब दूसरे मॉड्यूल की तरफ जाता है, रीडिंग और राइटिंग की तरफ और लिसनिंग की तरफ, सो आप यकीन जानिए उसे कोई मसला ही नहीं होता। और इंशाल्लाह मेरे पास ये बच्ची बैठी है, जो बच्चे हैं मेरे पास, इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज की क्लास को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ये चीजें जरूरी है कि आप लाजमी कीजिए, आपको ये पता होनी चाहिए
क्योंकि हर एक जगह पे आइल्स को बहुत ही ज्यादा जो है ना वो अजीब सा लिया जाता है, लेकिन आप इस चीज को फोकस कीजिए, अपनी स्पीकिंग को स्टार्ट कीजिए। और स्पीकिंग को किस तरह स्टार्ट करना है, अपने घर से, अपने नाम से, अपने इंट्रोडक्शन से। और दूसरे नंबर पे ग्रामर को करिए। अब मैंने जो आगे बढ़ना है, बच्चे को मैंने करवाना है, इससे आगे और से सुनिएगा, मैंने कोई खपाना नहीं, मैंने क्या करना है, आइल्स की क्लास में क्या करते हैं, मैंने सिंपल क्या करना है, इसको मैंने डू का, डस का और डिड का इस्तेमाल बताना है थॉरोली, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, एग्जांपल्स के साथ, स्पीकिंग के साथ, लिखने के साथ, रिपीटेडली अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस के साथ। डू और डस का इसको इस्तेमाल 100% पता चल जाएगा। डू और डस का इस्तेमाल अगर पता चल गया तो पक्की बात है फर्स्ट और फॉर्म का इस्तेमाल तो साथ इसको आ ही जाना है, एज ए गिफ्ट के तौर पे इसका इस्तेमाल आ ही जाना है। फिर सेकेंडली मैं इसको डिड का इस्तेमाल करवाऊंगा, डिड में भी फर्स्ट और फॉर्म लगती है। जब डिड का इस्तेमाल ये कर लेगी, आपको भी करवाऊंगा, तो ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल सीख लेगी। फिर मैं इसको करवाऊंगा मॉडल वर्ब्स। मैं क्या करवाऊंगा, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में क्या होगा, कैन, कुड, शुड और मस्ट, ETC, यानी ये सारे इनका इस्तेमाल मैं करवाता हूं आइल्स की लैंग्वेज में, याद रखिएगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। बहुत सी अकेडमीज ऐसी हैं जो बच्चों को नोट्स उनके मुंह पे थोप देती हैं, वो बेचारे इतने परेशान हाल, वो कहते हैं आइल्स से मुश्किल ही कुछ नहीं है, वो बेचारे मेरे पास आते हैं, होता कि अल्टीमेटली 1-1.5 महीने बाद आइल्स हुआ पड़ा होता है। तो फिर मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई सिंपल इज दैट, आइल्स हो गया, मिठाई खिलाओ। मिठाई तो फर्ज है, हम जिससे आइल्स करवाते हैं उसको मिठाई लाजमी खाते हैं, क्योंकि वो उस मिठाई का मजा ही अपना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की मेहरबानी है। सो कोशिश ये कीजिए। उसके बाद मैंने डू और डज, डिड करवाना है, फिर उसके बाद मैंने मॉडल वर्ब्स करवाने हैं, कैन और कुड और शुड और मस्ट करवाना है उस बच्चे को, और साथ मैंने फोकस रखना है वोकैब पे। मैं वोकैब वो करवाता हूँ जो बच्चे की फेमिलियर हो, और बच्चे फेमिलियर से मुराद है ऐसे अल्फाज जिनसे इनका ताल्लुक कहीं ना कहीं रहा हो, सुनने में, बोलने में और देखने में। सो फिर अल्टीमेटली बच्चा जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने मामलात को आगाज कर लेता है। फिर जब हम यहां आते हैं तो फिर हमारी होती है डेली रूटीन। हमारी क्या होती है, डेली रूटीन। मैं इसको डेली रूटीन करवाऊंगा प्रॉपर। फिर मैं इसी डेली रूटीन से दूसरों की डेली रूटीन, इससे फिर इसका सेल्फ इंट्रोडक्शन मैं शुरू करवाऊंगा। और फिर होगा क्या कि यकीन जानिए सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर ये जितने मर्जी टॉपिक कर ले, इसको मैं 5 क्यू कार्ड भी एक दिन में दूंगा तो ये करेगी। कोशिश तो कर, मेहनत करनी पड़ेगी, समटाइम लिखना भी पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये इंशाल्लाह करेगी। उम्मीद करता हूं आपको इस क्लास की समझ आई होगी। अगर आप ये सब करना चाहते हैं और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और आइल्स को वैसे ही करना चाहते हैं जैसे इसके करने का हक है, सो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और जुड़े रहिएगा हाफिज महमूद मोहिउद्दीन के साथ। लोकल बच्चे मुझे फिजिकल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और देखते रहें सेल इंग्लिश को। हाफिज महमूद मोहिउद्दीन। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।